दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार। दिल्ली में 18 से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त वैक्सीन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी। 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों के लिए हो रही वोटिंग। 2 पोलिंग बूथों पर टीएमसी बीजेपी एजेंट भिड़े। उत्तराखंड में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामले। सरकार के मंत्री ने लॉकडाउन लगाने की उठाई मांग। कोविड-19 में कुंभ मेले का चौथा शाही स्नान कल। ओडिशा के सीएम ने किया राज्य के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान। कहा, प्रदेश की जनता मेरा परिवार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना वायरस के कहर के बीच पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों के लिए मतदान हो रहा है। हालांकि इसी बीच 2 पोलिंग बूथ से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी पोलिंग एजेंटों के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आई। मालदा जिले के रतुआ इलाके में बखरा गांव के एक पोलिंग बूथ पर भाजपा एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। वहीं पोलिंग बूथ नंबर 91 से बीजेपी एजेंट शंकर साकर ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुझे धक्का दिया और यहां से चले जाने को भी कहा। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि शंकर साकर यहां के मतदाता नहीं हैं, इसलिए उनसे सम्मानपूर्वक यहां से चले जाने के लिए कहा गया था। प्रॉब्लम हुआ जो हम 91 नंबर बूथ में एजेंट थे। वो लोग पार्टी का कोई मेंबर्स जो है इलेक्टेड मेंबर, उन्होंने बोलता है नहीं आपको बढ़ने नहीं देंगे, आपको वोट नहीं है, मैं आपको जल्दी वो 12 आदमी मिलकर हमको उठा दिया। कौन लोग है? वो लोग बस्ती के गांव के हैं। कौन सा पार्टी से? वो यही है, टीएमसी के था। क्यों आप बीजेपी पोलिंग एजेंट होने के बाद आपको क्यों निकाल दिया उन लोगों ने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था? हाँ था। तो वो लोग जबरदस्ती करा। क्यों, किस लिए? ये बोला जो तू यहाँ के तो वोटर नहीं है, तुम्हारा वोट तो यहाँ नहीं है, तुम्हारा तो दूसरा जगह में वोट है, इसीलिए वो लोग बोला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको अलाउ किया था? हाँ, अलावा कार्ड भी है हमारे पास में। तो आपको धमकी दिया गया? हाँ, धमकी दिया गया। कौन? तृणमूल कांग्रेस। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। नौजवान हो या फिर बुजुर्ग, सभी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारी उत्साह है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्ती की हुई है और जगह जगह ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कोई भी असामाजिक तत्व कोई अराजकता न फैला सके, उसको लेकर के ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और पुलिस द्वारा बूथों पर भी चेकिंग लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में आज पंचायत चुनाव जारी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के शामली में वोट काटने का मामला सामने आया। शामली के थाना भवन के गांव महमूदगढ़ में वोट डालने आए लोगों का कहना है कि वो हर साल वोट डालते आए हैं और पर्ची में भी उनका नाम शामिल है, लेकिन मतदाता स्थल पर मौजूद लिस्ट में उनका नाम ही शामिल नहीं है, जिस कारण उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। ये हमारे पत्नी है किरण, वाइफ ऑफ संजीव कुमार। बाहर की सूची में इनका नाम है, पर्ची में भी नाम है, लेकिन अंदर इनका नाम काट दिया गया है, इसलिए हमें वोट डालने में बहुत परेशानी हो रही है। और एक हमारे बाबा जी भी है, इनका भी ऐसा पर्ची में नाम है, सब कुछ प्रूफ है इनके पास में, अंदर सूची में नाम नहीं है। हमें वोट डालने में बहुत परेशानी हो रही है। हमारा वोट नहीं डाला जी। हमारे यहाँ के गाँव के लोगों का 40-45 वोट ऐसा ही हुआ है और इसमें बहुत परेशानी आ रही है। अजी पर्ची में तो नाम है हमारा, इसमें नहीं है, लिस्ट में अंदर नाम नहीं है। वोट गिरना है, हर साल वोट गिरे थे, इब का गलत बता दीजिए। वोट नहीं डाला? नहीं जी।
तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज जालौन जिले में मतदान जारी है और जिले के 9 विकास खंडों की 574 ग्राम पंचायतों, 25 जिला पंचायत सदस्य और 630 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मतदाताओं ने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं इस दौरान लोगों ने जागरूकता का परिचय भी देते हुए कोविड नियमों का पालन भी किया। मतदान केंद्रों पर लोग मास्क लगाकर पहुंचे। इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंस के गाइडलाइन का पालन किया। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के लिए जिले के सभी 9 ब्लॉक को सेक्टर और जोनल के हिसाब से बांटा गया। जिले में 8120 चुनाव कर्मियों के साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। यहाँ काफी लोग आए हैं, सभी मतदान लगे हैं भाई और सब अपना अपना करने में, और यहाँ से कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारी व्यवस्था मतलब सारा प्रशासन भी लगा है, यहाँ कोई चिंता मतलब कोई वैसी कोई बात नहीं, यहाँ अच्छी वोटिंग हो रही। कोरोना काल चल रहा है तो यहाँ पे कोरोना से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सैनिटाइज लगाया, सबसे पहले सैनिटाइज लगाने के बाद फिर इसके बाद अपना अंदर आने का प्रयास हो रहा है। और इसमें कोरोना तो अपन को बचा के दूरी बना के चल रहे हैं, काफ़ी दूरी रख रहे हैं लोगों से, और प्रशासन भी यही कह रहा है कि दूरी बना के रखें और अपना। जी, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। इस समय पर वोटिंग हो रही है तो हम लोग 2-2 गज की दूरी बनाकर चल रहे हैं और वोटिंग। कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई सुविधा का ऐलान किया है। इस नई व्यवस्था में अब उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की वजह से हुई मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार निःशुल्क होगा और अब शमशान स्थल पर कोई भी शुल्क परिजनों को नहीं देना पड़ेगा। आज भी सीएम योगी ने टीम 11 के साथ कोविड की परिस्थितियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर संबंधित अफसरों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे अब इस महामारी से निपटने के लिए जतन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर नई योजना तैयार की है और इस पर क्या कहना है बीजेपी नेता किरीट सोमैया का, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार ने फ्री फॉर ऑल चला है, वैक्सीन नहीं, फ्री फॉर ऑल। फिर एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, अपने अपनी पद्धति से स्टंटबाजी कर रहे हैं, लोग वहां मर रहे हैं। वैक्सीनेशन में पता है ठाकरे सरकार को रोज कितनी वैक्सीन आने वाली है, लेकिन कभी केंद्र खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। क्या होगा महाराष्ट्र का? जो दूसरे राज्य हैं उनसे महाराष्ट्र को कंपेयर करके कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी है, जैसे दूसरे राज्य हैं उनमें बहुत हालत खराब है। शर्म आनी चाहिए शिवसेना ठाकरे सरकार को। मुर्दे गिनने लगे कि तेरे स्टेट से मेरे स्टेट में कम मौतें हुई है। संजय राउत को कहो जरा थाने के स्मशान में जाके देखो। ठाणे महापालिका ने कहा कि कोविड मृत्यु 57 है और मैंने 277 लोगों के कोविड मृत्यु के स्मशान के अंतिम विधि के आंकड़े प्रसिद्ध किए अप्रैल के 15 दिन के। वसई विरार में महापालिका ने कहा सिर्फ 23 कोविड मृत्यु है। 203 की सूची अप्रैल महीने की मैंने जारी की। मुंबई में यही स्थिति है, लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं और संजय राउत दूसरे राज्यों के मुर्दे के साथ में मुंबई के मुर्दे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि सूबे में 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 साल से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी और इसके साथ ही यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन अभियान को कैसे लागू करती है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड के लिए रेट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा यह तो साफ है कि दाम एक बराबर नहीं है। हमने कैबिनेट में इस बात की चर्चा की कि 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। हम ग्लोबल टेंडर्स को आमंत्रित करेंगे और न्यूनतम दाम पर उचित वैक्सीन लेंगे। हम 14 से 15 करोड़ वैक्सीन लेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। हम महाराष्ट्र में व्यापक वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे जिससे कि महाराष्ट्र कोरोना से मुक्त हो सके। भारत में कोविड की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद
पूरी दुनिया ने उसे गंभीरता से लिया है। दुनिया के कुछ देश जैसे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, दवाई को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट को लेके सहायता देने के लिए वे सामने आ रहे हैं। वहाँ के पार्लियामेंट्रियन हो, भारतीय उद्योगपति हो, सभी लोगों ने एक महत्व की भूमिका निभाई है। जब ये सारे देश सामने आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ढंग से समन्वय करे और जो भी मदद देने के लिए तैयार है उस मदद को जल्द से जल्द देश तक पहुंचाए और उसको जहां जहां ज़रूरत है पहुंचाने का काम करे, ताकि हम कोरोना की लड़ाई में इसको मात दे पाएँ। निर्णय लिया है कि 18 से 25 साल के लोगों को, और ख़ास करके महाराष्ट्र ने भी, कि हम वैक्सीन का कार्यक्रम लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो वैक्सीन के उत्पादन करने वाली 2 कंपनियां हैं, खास करके भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, क्या डिमांड के अनुसार ये सारी चीज़ें वे पूरा कर पाएंगे? ये सवाल बहुत सारे राज्य खड़ा कर रहे हैं। हमारे भी सामने ये सवाल है। निश्चित रूप से उसी को लेके जिस तरह से अजीत पवार जी ने कहा कि हम ग्लोबल टेंडर कॉल करेंगे ताकि भारत के भीतर कोई बनाने वाली कंपनी दे पाए या दुनिया से भी कोई कंपनी हमें ये टीका दे पाए, इसीलिए हम ग्लोबल टेंडर के जरिए प्रोक्योर करेंगे अच्छी दवा, सस्ती दवा, और जो समय में देगा हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और जिस पर जीत पाने के लिए तमाम शोधकर्ताओं द्वारा शोध भी किए जा रहे हैं। लेकिन एम्स के मेडिसिन हेड डॉक्टर नारायण सिंह ने कहा, अगर अगले 3 हफ्ते तक कोविड प्रोटोकॉल का नियमितता से पालन नहीं किया गया तो हम भारत में कोरोना के पॉजिटिव दरों को 5% से कम कर सकते हैं। जिस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, भारत जैसे देश में जो शर्त डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसका अनुपालन संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, उसमें माने 80% 90% गरीब लोगों की आबादी है। अब जो कोरोना का अनुशासन बताया जाता है, 2 गज की दूरी, मास्क, माने हाथ को बार बार धोना, ये कहाँ से संभव है? ये माने कहीं से दिखाई नहीं देता है कि व्यवहारिक रूप से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, गांव देहात में इस तरह की जागरूकता नहीं है, साधन नहीं है। इसलिए ये जो उपाय बता रहे हैं, ये उपाय जो है ये हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। दुनिया के अन्य मुल्कों में भी लोग इस तरह से अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कहाँ से? हमारे यहाँ अनुशासन हमारे समाज में कभी, जिस तरह से रोजाना जो माने हमारे यहाँ रेट है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों का, वो दुनिया में सबसे अलग है। और दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उससे दुनिया को खतरा हो सकता है, उन मुल्कों को भी खतरा हो सकता है जहां माने पॉजिटिव मामलों की संख्या में बहुत कमी आई है। इसलिए दुनिया चिंतित है और सब लोगों को लग रहा है कि यहाँ कैसी सरकार है, इतना दावेदारी जो। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगवाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिन बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। मैं लगाए ने दोनों, तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले, अपने परिवार ले। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की निजी और सरकारी कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने संबंधी बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केवल एक असंवेदनशील सरकार ही इस प्रकार के बयान दे सकती है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश के किसी भी निजी या सरकारी कोविड अस्पताल में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न अखबारों के संपादकों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान कहा था कि राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर इस जीवन रक्षक गैस के संबंध में समीक्षा करेगी। और प्रियंका गांधी ने आदित्यनाथ के इस बयान के संबंध में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जरा खुद को उन मरीजों की जगह रख कर देखिए जिन्हें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दाखिला नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम है, मरीज ले जाओ। उन्होंने कहा संवेदनहीन सरकार ही ऐसा वक्तव्य दे सकती है। कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। हर रोज जितने नए केस आ रहे हैं उनके मुकाबले बेहद ही कम संख्या में कोरोना वायरस के मौजूदा मरीज ठीक हो रहे हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां कम पड़ने लगी है। और ऐसे में कई प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के कारण भयानक होती स्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसकी मियाद आज सुबह 6 बजे खत्म हो गई है। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि लोगों की जिंदगियों को देखते हुए इसकी मियाद बढ़ानी चाहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसके अलावा कई लोगों ने सरकार के फैसले को सही भी ठहराया। दो दिन का जो लॉकडाउन रहा ये नीड ऑफ द हावर थी, क्योंकि जिस तरह से पूरी इंडिया के अंदर डे बाय डे जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी भी राज्य सरकारें हैं या जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उनमें जो है वीकेंड का जो लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही, मैं कहता हूं कि अच्छा डिसीजन था। आज सुबह से ये जो वीकेंड है ये खत्म हो गया और लोग मार्केट में इक्का दुक्का आ भी रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर बहुत ही जरूरी काम है तो आप मार्केट के अंदर आइए, नहीं तो घर में ही रहिए। मार्केट में आते भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और जितनी भी SOPs हैं उनका आप कोविड की उनका पालन कीजिए ताकि हम इस जो कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर है इसको तोड़ने। तो देश के अन्य राज्यों के साथ ही राजस्थान के जोधपुर में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच 2 ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गए हैं, जिसके बाद अस्पतालों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें ऑक्सीजन की कमी के चलते रोजाना कई मरीज दम तोड़ रहे हैं और राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रही थी और इसी बीच 2 टैंकर पहुंचने से अस्पतालों को थोड़ी राहत मिली है। हमारे जिला प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसकी निर्बाध पूर्ति हो रही है। जामनगर से डायरेक्ट सरकार के अथक प्रयासों से हमारे पास सप्लाई
जिसको भी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिसको भी आवश्यकता है दवाई की, वो दी जा रही है। वो जनता में किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का वो भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपके द्वारा सभी जनता से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पखवाड़ा चलाया है, अनुशासन पखवाड़ा, उसकी पालना करें। स्टे एट होम, बी सेफ। अगर आप घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अननेसेसरी अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर आप निकलेंगे तो हमारा भार बढ़ाएंगे, आप परेशानी में आएंगे और दूसरों को परेशानी डालेंगे। इसलिए अगेन आई विल रिक्वेस्ट, स्टे एट होम एंड बी सेफ। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने कोरोना संक्रमण को लेकर दवाई और ऑक्सीजन की कमी पर प्रदेश की योगी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार व्यवस्था तो बहुत कर रही है, लेकिन वे जमीन पर भी तो दिखे तो अच्छा होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बसपा कार्यकर्ताओं से अपील भी है कि उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास में कोरोना संक्रमित लोगों की मदद करें और ऐसा करते समय वो कोविड नियमों का पालन जरूर करें। सरकार के इंतजाम पर यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं मायावती द्वारा। योगी आदित्यनाथ सरकार पर उन्होंने तंज कसा है, तो साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की। तो उधर रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से 4 टैंकर में 68 टन ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई है। प्लांट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रविवार देर रात भेजी गई और इससे पहले ही भोपाल में आपात स्थिति को देखते हुए ट्रेन को भोपाल भेजने का निर्णय लिया गया था। ट्रेन रायगढ़ व कटनी होते हुए रवाना हुई। ये तीसरी बार है जब जिंदल ने ऑक्सीजन भेजी है। आपको बता दें, इसके पहले सड़क मार्ग से भेजी गई थी, जबकि ट्रेन से पहली बार ये गई है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इस आफत को कम करने के लिए सरकार ने अलग अलग इंडस्ट्री मालिकों के साथ बैठक भी की थी। इसके तहत ये तय हुआ था कि जिंदल प्लांट से दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के परिचालन को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रेलवे के हर मंडल में ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कोरोना के नए मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालात ये हैं कि बड़े बड़े शहरों के ज्यादातर प्रमुख अस्पताल ऑक्सीजन और बेड की कमी का सामना कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई जगहों पर तो मरीजों की मौत होने की खबरें सामने आ रही है और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए भी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना इमरजेंसी के चलते यह सुनिश्चित किया गया कि लिक्विड ऑक्सीजन का चिकित्सा के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसी उद्योग को इसके इस्तेमाल की छूट नहीं दी जाएगी। सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल सामान लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट रविवार रात मुंबई पहुंची। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार प्रदेश के लिए केंद्र से आवंटित ऑक्सीजन कोटे को अंतर को पूरा करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना में अपनी घोर विफलताओं को छिपाने के लिए पूरी तरीके से गलत बयानी कर रही है। दिल्ली सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 162 पीएसए संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था और अक्टूबर 2020 में इसके लिए निविदाएं जारी की गई। इन संयंत्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फंड के माध्यम से स्थापित किया जाना था और राज्य सरकारों को 1 रुपए भी नहीं दिया गया। इन सभी संयंत्रों को दिसंबर 2020 तक स्थापित कर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना था। हालांकि केंद्र सरकार ने इनमें से 140 प्लांट्स को ठेका एक ही वेंडर को दे दिया, जो भाग गया। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में इन 162 संयंत्रों में से 10 को भी आज तक चालू नहीं किया जा सका। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना के कहर का सामना कर रही है। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के कई अस्पताल इस वक्त बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं।
और सोमवार सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जानकारी दी कि उनके अस्पताल में अब एक भी बेड खाली नहीं है। अस्पताल के बाहर चल रही टैली में नंबर 0 ही दिखा रहा था। सिर्फ आरएमएल ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई सरकारी प्राइवेट अस्पतालों का यही हाल है। आरएमएल के पास ना आईसीयू बेड्स हैं और ना ही ऑक्सीजन बेड्स। ऐसे में अगर महासंकट के बीच दिल्ली के एक बड़े अस्पताल का ऐसा हाल है तो काफी चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। अगर पूरी दिल्ली का हाल देखें तो राजधानी में अभी सिर्फ 12 आईसीयू बेड खाली बचे हैं। यह सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा है। और दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक अभी 1623 ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं। बता दें कि सोमवार से ही दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है, जहां पर बेड्स की व्यवस्था की गई है। दोनों ही जगह अस्पतालों से मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा और नए मरीजों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे मतदान में खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मतदान केंद्र पर सुबह से भारी भीड़ लगी रही। मतदाताओं के इस भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। और सिटी ब्लॉक के खजूरी मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ में लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े हुए और कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगाए थे। यही हाल चिल्ह और 96 इलाकों के मतदान केंद्रों पर भी दिखाई पड़ रहा है। मतदान करने पहुंचे लोगों का कहना है कि कोरोना का खतरा तो है, लेकिन 5 वर्ष पर मतदान करने का अवसर मिला है तो वोट तो जरूर डालेंगे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया, लेकिन लोग नहीं मान रहे। और मतदान करने आई महिला मतदाता ने गांव में जागरूकता की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि गांव में लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, शहर में कोरोना है। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब कोविड संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी नगरीय और ग्रामीण स्थल पर कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक मान्यता के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया जाए। सीएम योगी इसके लिए मृतक के परिजनों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, ऐसी बात कही है। और विभिन्न जिलों में शमशान घाट पर अवैध वसूली की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि शव की अंत्येष्टि के लिए अवैध वसूली अमानवीय है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हुई तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मृतक के शरीर को अंत्येष्टि स्थल तक लाने के लिए प्रशासन
वाहन उपलब्ध कराएं। इसके लिए सभी जिलों में वाहन का प्रबंधन होना चाहिए। तो दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है और वहीं राजधानी के एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल में कोविड मरीजों को भर्ती होने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। मरीज के परिजनों ने बताया कि मरीज को एक अस्पताल से एलएनजेपी रेफर किया गया तो वहां गया तो मरीज लेने से मना कर दिया गया और इसके बाद जीटीबी ने जाने को कहा, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया जा रहा। एलबीएस हॉस्पिटल से उनको रेफर लिखा गया है, एलएनजेपी के लिए लिखा गया था सर। वहाँ गए तो पेशेंट को मना कर दिया लेने से कि यहाँ एडमिशन नहीं हो रहे, तो सर वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे, वेट करते रहे। फिर वहाँ से बोला कि जीटीबी ले जाओ, जीटीबी लेकर आए। यहाँ भी सर एंट्री नहीं ले रहे अंदर, और ऑक्सीजन भी सर ख़त्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस हालत है और ऑक्सीजन ख़त्म हो रही, रोड पे खड़े हैं सर। बताओ क्या करें। पहले हम इनको एसआई ले गए, एसआई में मना कर दिए भर्ती करने से, तो हम लाल बहादुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक्सरे किए और उसके बाद बोला यहाँ ऑक्सीजन नहीं, लेके जाओ जीटीबी लेके आए तो यहाँ पर कोरोना का जांच किया, कोरोना पॉजिटिव निकला। अब यहाँ बेड नहीं, बोल रहे हैं बेड नहीं है, मतलब भर्ती नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, रोड पे खड़े हैं, कहीं भर्ती भी नहीं ले रहे हैं, क्या सर। मेरा नाम धीरज है, मेरी मम्मी यहाँ एडमिट है, यहाँ बिल्कुल केयर नहीं हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है बट केयर भी चाहिए। अंदर हर ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर पानी भरना होता है, वहाँ पानी भी नहीं भर रहे, हर आधे पौने घंटे में पानी खत्म हो रहा है, नहीं देख रहे हैं बिल्कुल कुछ, बिल्कुल केयर नहीं है। पूरी रात तो कोई आता ही नहीं है, हल्के से उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया, तड़प के फोन कर रही है हमें वो, मास्क लगा जा, आजा, क्या करें हम, ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमें पीपी किट बना दो, हम केयर कर लेंगे, हमें केयर कर लेंगे। अभी सुबह बात हुई थी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही है उनकी, एडमिट 3 दिन हो गए आज उनको पूरे। नहीं, ख्याल बिल्कुल नहीं है, कि बिल्कुल ख्याल नहीं है। किसी डॉक्टर ने बोला है कि उनको आईसीयू की जरूरत है, हमने आईसीयू बेड पता करवाया कहीं से, किसी भाई से पूछ के, कह रहे बेड अवेलेबल है बट अप्रोच लगवाओ, मिल जाएगा। कहाँ से अप्रोच लगवाए हम, किससे अप्रोच लगवाए? कह रहे हैं मंत्री होगा, उनकी माओ को बेड दे रहे हैं, उनके बेटों को बेड दे रहे हैं, हम पागल है जनता। तो वहीं कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल कोविड से जंग लड़ने के लिए सलमान खान ने जरूरतमंद की मदद के लिए खाने के किट्स और पैसे डोनेट किए थे। तो एक बार फिर सलमान खान मदद के लिए आगे आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खाने के ट्रक्स भिजवा रहे हैं। वे सभी को फूड किट्स दान कर रहे हैं। आपको बता दें, सलमान पुलिस ऑफिसर्स, बीएमसी स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स की मदद के लिए आगे आए। सलमान जो फूड किट दे रहे हैं उसमें मिनरल वाटर, चाय, बिस्किट और स्नैक्स हैं, जिसमें उपमा, पोहा, वड़ा पाव और पाव भाजी है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक अब तक सलमान ने वर्ली और जूही के फ्रंटलाइन वर्कर्स तक मदद पहुंचाई है और आने वाले 3 हफ्तों में मुंबई के बाकी शहरों में भी मदद पहुंचाई जाएगी। सलमान भाई ने हमें खुद बताया क्या उनके घर के बाहर जब नाकाबंदी लगती है तो उनके मम्मी डैडी, सलमा आंटी और सलीम अंकल उनके नाकाबंदी पे लगने वाले ऑफिशियल्स को अपने घर से टिफिन भेजते थे। तो उन्होंने हमें कहा कि हमें चलिए लॉकडाउन के जरिए हर लोग, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन फोर्स है, उनको हमें फील्ड पे जाके उनसे मिलना है और एक दिस इज आवर वे टू शो देम आवर रिस्पेक्ट। और हमने जो मुहिम चालू की है आज। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं दिल्ली में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर आप नेता सुशील गुप्ता ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये कोरोना की सुनामी है। हिंदुस्तान के अंदर इससे भयंकर कोरोना कभी नहीं फैला। राजनीतिक पार्टियों में से मैं समझता हूँ तृणमूल ने और बाकी पार्टियों ने तो अपनी रैलियां कैंसिल की, परंतु बीजेपी ने अपनी रैलियां कैंसिल नहीं की। और भीड़ के कारण आज वेस्ट बंगाल के अंदर हर दूसरे व्यक्ति का टेस्ट के बाद कोरोना निकल रहा है। इस बात का संज्ञान जहां पे चुनाव आयोग को लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उसका जो मैनेजमेंट है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि मिलिट्री हाथ में ले। बिना ऑक्सीजन के पूरे देश के अंदर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम हो नहीं पा रहा। भारत सरकार ने जनवरी तक ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कराया है। देश के अंदर इसकी इतनी एक्यूट शॉर्टेज का कारण भी यही है। और आज दिल्ली सरकार की जो लागत 3 गुना बढ़ गई है, परंतु हमारा 380 टन से बढ़ा के 480 टन तो किया, परंतु हमें 380 टन भी पूरा नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि दिल्ली सरकार हर 5-6 घंटे के बाद हॉस्पिटलों, बड़े हॉस्पिटलों में सप्लाई तो दे पा रही है, परंतु बहुत कम मात्रा के अंदर सप्लाई दे पा रही है, ताकि काम चलता रहे और कहीं व्यक्तिगत हानि पेशेंट्स को ना हो। परंतु इतनी शॉर्टेज के साथ मैनेजमेंट करने के लिए मैं जहां सरकार को बधाई देता हूं, वहीं पे भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप दिल्ली की तरफ भी ध्यान दें। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति जी सभी रहते हैं, और दिल्ली के अंदर इतनी शॉर्टेज होना मैं समझता हूं कि थोड़ी सी दिक्कत की बात है। इस बिना चेन का टूटना बहुत मुश्किल है। अगर हमने कोरोना के चेन को तोड़ना है तो मास्क सबको पहन के रहना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ेगी, बार बार हाथ सफाई करनी पड़ेगी, और जरूरत के बिना घर से निकलना बंद करना पड़ेगा। यही कारण है कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए 1 सप्ताह का लॉकडाउन पुनः बढ़ाया गया दिल्ली के अंदर, परंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पे एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। रेमडेसिविर दिल्ली सरकार के ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर जिस पेशेंट को नहीं मिल पाता उसका आधार कार्ड लेके उसके बेसिस पे उनको दे रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है और आधार कार्ड है, तो दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर को, दिल्ली के ड्रग इंस्पेक्टर्स को भेजी जाए, या हॉस्पिटल जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट भेजता है उसको दिल्ली सरकार पूरा करवा रही है। परंतु ये बात भी सही है कि मार्केट में इसकी कालाबाजारी बढ़ रही है, तो उस कालाबाजारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस महामारी में 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। अब उनके लिए भी सोचने का समय आ गया है कि वैक्सीन उन्हें भी लगाई जा सकती है, और अगर नहीं लगाई जा सकती है तो उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी ईजाद होगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकार को 400, दूसरे ने कहा कि वो 600 रुपए में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150 रुपए में देंगे। कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए।
अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज। तो देश इस समय कोरोना महामारी से त्रस्त है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है ऑक्सीजन और बेड की। अगर लोगों को बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन सबके बीच कानपुर की एक संस्था जरूरतमंद लोगों पे ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वह मुहैया करवा रही है, जिसे लेकर इस संस्था की खूब सराहना हो रही है। हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से, ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है। लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद एक भाई थे हमारे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका 3:30 बजे एक दिन मुझे रात में कॉल आया। मैंने उनको 2 दिन पहले सिलेंडर दिलाया था एक अरेंज करा के। तो 3:30 बजे उनका कॉल आया तो उन्होंने कहा सदाकत भाई के ऑक्सीजन चाहिए अर्जेंट, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा भाई इस टाइम तो रात हो गया, लेकिन मैं देखिए आपको सुबह तक बताता हूँ। तो मैंने सुबह जब उनको 11 बजे पलट के फ़ोन किया, हमने उनसे कहा कि भाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम हो गया है, आप बताइए गैस कहाँ पहुँचानी है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो उस दिन से हमारे दिल में एक और मानवता का, इंसानियत का, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरी इंसानियत की मदद करना होती है, उसी दिन से हम लोग का ये प्रयास था कि हम लोग से जैसे हो सके हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी है कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना। तो देश में कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इस चरण के तहत 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के लिए अहम घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि ओडिशा में 18 से 44 साल की उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा। इसके लिए ओडिशा सरकार अपने खजाने से 2000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। गौरतलब है कि ओडिशा से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, केरल, असम, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकारों ने अपने यहां मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती